गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं। आई होप सब अच्छे होंगे और छुट्टियां पड़ी हुई है तो खूब इन्जॉय कर रहे होंगे। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जैनेंद्र कुमार जी की कहानी जिसका नाम है अपना अपना भाग्य। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले इस कहानी को थोड़ा समझ लेते हैं। आखिर इस कहानी का नाम अपना अपना भाग्य क्यों रखा गया है, क्योंकि यह कहानी एक गरीब लड़के की है जो कि परेशानियों से, समस्याओं से, मजबूरियों से इतना बेबस हो चुका है कि उसको अपनी जान तक गंवानी पड़ जाती है गरीबी की वजह से। और कुछ लोग उसे भाग्य का नाम देकर उसे ऐसे ही छोड़ देते हैं उसकी स्थिति पर। समाज में हमारा कर्तव्य बनता है कि हम जो दीन दुखी और असहाय लोग हैं उनकी हम जितना हो सके उनकी मदद करें, लेकिन कुछ लोग मदद करने के बजाय उसको उसके भाग्य के भरोसे छोड़कर उसका अपना भाग्य बताकर मुंह फेर लेते हैं। तो यह कहानी उसी पर आधारित है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। बहुत कुछ निरुद्देश्य घूम चुकने पर हम सड़क के किनारे बेंच पर बैठ गए। निरुद्देश्य मतलब एमलेस, जिसका कोई उद्देश्य ना हो, ठीक है, बेवजह, मतलब ऐसे ही टहलने के लिए घूमना। तो बहुत कुछ निरुद्देश्य घूम चुकने के बाद हम कहाँ बैठ गए थे? सड़क के किनारे। कहाँ पर? बेंच पर। एक बेंच थी सड़क किनारे, वहाँ पर बैठ गए थे। नैनीताल की संध्या धीरे धीरे उतर रही थी। मतलब नैनीताल के जगह कौन सी है? ये कौन से शहर की बात है? नैनीताल शहर की बात है। और यह कौन से समय की बात है? संध्या के समय, मतलब शाम के समय। तो जो शाम है वो धीरे धीरे ढल रही थी। रुई के रेसे से भाप से बादल हमारे सिरों को छू छू कर बेरोक घूम रहे थे। बादलों की यहाँ पर एक बादलों को एक्सप्लेन किया गया है कि बादल कैसे दिख रहे थे। रुई के रेसे जैसे, जैसे रुई के धागे होते हैं ना, रेशे मतलब धागे, तो रुई के रेसे से और भाप के समान दिखाई देते हैं। वो सफ़ेद रंग के भाप के समान दिखाई देते हैं ना, तो वही उसमें बताया गया है। और नैनीताल एक पहाड़ी इलाका है, तो पहाड़ों पर बादल जो है वैसे ही क्या है, ऊंचाई पर अगर लोग घूमने के लिए जाते हैं तो बादल ऐसे हमको नीचे ही दिखाई देते हैं, जैसे हमको वो छू छू कर जा रहे हों। तो इसीलिए लिखा है कि इनके सिरों को छू छू कर बेरोक घूम रहे थे। मतलब ना कोई उन पे रोक है ना कोई टोक है, आराम से ऐसे घूम रहे थे। हल्के प्रकाश और अंधियारी के रंग कर कभी वे नीले दिखते, कभी सफ़ेद, और फिर जरा अरुण पड़ जाते, जैसे हमारे साथ खेलना चाह रहे हो। क्या बताया गया बादलों के लिए? उनका कलर कैसे चेंज हो जाता है जब भी हल्का प्रकाश और हल्का अंधेरा। शाम के टाइम पे क्या होता है, वही होता है ना कि हल्का सा सूर्य का प्रकाश भी रहता है। मतलब जैसे शाम ढलने लग जाती है तो हल्का सूर्य का प्रकाश भी रहता है और थोड़ी थोड़ी थोड़ा थोड़ा अंधेरा भी होने लग जाता है। तो इन दोनों के मेल से वो जो बादल थे वो कभी नीले रंग के दिखाई दे रहे थे, कभी सफ़ेद रंग के, और कभी अरुण, मतलब जो लाल कलर होता है, सूर्य का जो लाल कलर होता है ना, उसके लिए अरुण वर्ड यूज़ किया गया है। तो अरुण रंग के दिखाई देते थे और वो ऐसे लग रहा हो मानो वो हमारे साथ खेलना चाहते हो। 5, 10, 15 मिनट हो गए। मित्र के उठने का कोई इरादा न मालूम हुआ। वो कहाँ बैठे थे? बेंच पे बैठे थे। तो जो लेखक हैं उनके मित्र उस पे, मतलब बेंच पे बैठे हुए थे। अब लेखक ने इंतज़ार किया, 5 मिनट इंतज़ार किया, 10 मिनट, 15 मिनट, लेकिन मित्र के उठने का कोई इरादा अभी तक तो लग ही नहीं रहा था कि वो जैसे अभी उठने वाले भी हों। तो फिर लेखक को थोड़ा सा हल्का सा गुस्सा आया और उन्होंने झुंझलाकर कहा, चलिए भी। तो उनके मित्र क्या बोलते हैं? अरे ज़रा बैठो बैठो, मतलब थोड़ा देर में चलते हैं। हाथ पकड़कर जरा बैठने के लिए जब ज़ोर से बिठा लिया गया तो और कोई चारा न रहा। उनके मित्र ने उनको हाथ पकड़ के बिठा लिया कि थोड़ी देर और रुको, चलते हैं। तो लेखक के पास में अब कोई चारा भी नहीं था, बैठना ही पड़ा। सनक से छुटकारा पाना आसान न था और जरा बैठना भी जरा न था। सनक मतलब क्या होता है? एक तरह की धुन, किसी तरह का पागलपन। तो उनको, जो उनके मित्र हैं, उनको थोड़ा यहाँ का नज़ारे का आनंद लेने का जो एक पागलपन छाया हुआ था उनके सर पे,
तो उसी के लिए सनक बोला गया। तो बोला सनक का कोई छुटकारा पाना आसान नहीं था, और उनका जो वो पहले बोल रहे थे कि ज़रा बैठिए चलते हैं, तो उनका ज़रा मतलब होता है थोड़ा सा कुछ पल के लिए, लेकिन उनका ज़रा बैठना भी कोई ज़रा नहीं था, मतलब कुछ पल के लिए नहीं था। चुपचाप बैठे तंग हो रहा था। कौन? लेखक। तंग मतलब परेशान हो रहा था, कूद रहा था। कूदना मतलब होता है एक अंदर ही अंदर जैसे थोड़ा बहुत गुस्सा होना, अपने मित्र पे गुस्सा हो कभी कभी हो जाता है ना ऐसे कि हम मुंह पे नहीं बोल पाते, लेकिन अंदर ही अंदर हमको थोड़ा सा चिड़चिड़ाहट होने लग जाती है किसी के प्रति, तो उसी को कूदना बोलते हैं। कूद रहा था कि मित्र अचानक बोले, देखो वह क्या है। मैंने देखा कि कोहरे की सफ़ेदी में, कोहरा मतलब क्या होता है? जो धुंध छाई रहती है, ओस छाई रहती है, जिसको इंग्लिश में फॉग बोला जाता है, तो उसकी सफ़ेदी में कुछ ही हाथ दूर से एक काली सी मूर्ति हमारी तरफ आ रही थी। मैंने कहा होगा कोई, क्योंकि जब बहुत सारी ओस पड़ने लग जाती है, चारों तरफ एकदम ओस के बादल या कोहरा छा जाता है, तो हमको कुछ दूर तक दिखाई नहीं देता है, ठीक है? पास आने से ही वो क्लियर दिखाई पड़ता है कि क्या है, वो कौन सामने से आ रहा है, वरना एक परछाई जैसी सी दिखाई पड़ती है। तो वो बोल रहे हैं कि होगा कोई, ठीक है? क्योंकि वहाँ पर तो सभी को रास्ता है, कोई ना कोई तो आता जाता ही है, रहता ही है, तो उसमें होगा कोई। 3 गज की दूरी से दिख पड़ा। 3 गज मतलब एक आइडिया लगाएं तो 3 फीट के करीब एक डिस्टेंस होती है, ठीक है? डिस्टेंस है 3 गज, मतलब जो कि 9 फीट के आसपास समथिंग होती है। तो 3 गज की दूरी से दिख पड़ा। क्या दिख पड़ा? एक लड़का सिर के बड़े बड़े बाल खुजलाता चला आ रहा था। कि वो परछाई किसकी थी? कौन आ रहा था उस कोहरे के अंदर? उस कोहरे के अंदर आ रहा था एक लड़का, जिसके सिर के बड़े बड़े बाल थे और उन बालों को वो खुजलाता हुआ आ रहा था। नंगे पैर थे, नंगा सिर, मतलब वो इलाका कैसा था? ठंडा इलाका है, नैनीताल का इलाका कैसा है? ठंडा है। लेकिन उस बच्चे के पैर में ना तो पैरों में चप्पल है, ना कोई उसने कुछ सर्दी के जो कपड़े पहने जाते हैं, सिर पे कुछ टोपी वगैरह पहनी जाती है, तो ना कुछ वो है, नंगे पैर है, नंगा सर, और एक मैली सी कमीज लटकाए है वो। मतलब क्या पहना है कि वो एक मैली कुचली सी कोई कमीज थी, सिर्फ वही पहने हुए आ रहा था। पैर उसके न जाने कहाँ पड़ रहे थे, मतलब अपनी धुन में इधर उधर चले जा रहा था, पता नहीं है उसके पैर कहाँ पड़ रहे थे, और वह न जाने कहाँ जा रहा था। मतलब उसको देख के लग रहा था कि वो कहाँ जा रहा है, कहाँ से आया, कहाँ जा रहा है, उस बच्चे को भी नहीं पता है, और कहाँ जाना चाहता है। न दायां था न बायां था, ठीक है, न लेफ्ट न राइट, बस चले जा रहा है अपनी धुन में। पास की चुंगी की लालटेन के छोटे से प्रकाश वृत्त में देखा कोई 10-12 बरस का लड़का होगा। वो कौन आ रहा था? वो एक बच्चा आ रहा था जिसकी उम्र लगभग 10-12 साल की थी। तो ये कब दिखाई दिया? जब वो पास में एक चुंगी थी। चुंगी मतलब होता है टोल बार, ठीक है, एक टैक्स वसूल करने के लिए बनाई गई जो चौकी होती है उसी को चुंगी बोलते हैं, इंग्लिश में टोल बार बोलते हैं। तो उसकी जो लालटेन की रोशनी थी, उस पर एक लालटेन लगी हुई थी, उसकी रोशनी के पास जब वो आया तब एक ऐसे पता चला कि हाँ भाई वो एक लड़का है जिसकी उम्र कितनी है? 10-12 साल की लगभग उसकी उम्र लग रही है, और रंग उसका कैसा है? वह गोरे रंग का है, पर मैल से काला पड़ गया है, काफ़ी दिनों तक नहाया धोया नहीं होगा, गरीब था बेचारा। तो रंग तो उसका गोरा है, लेकिन वो मैल की वजह से काला पड़ गया है। आंखें अच्छी बड़ी बड़ी हैं पर सूनी है, मतलब कोई रंगत नहीं है आँखों में। कोई एक बच्चे में जैसे चुलबुलापन होता है या फिर कुछ एक क्यूरियोसिटी होती है, ऐसा कुछ भी नहीं है, एकदम सूनी पड़ी है। क्योंकि जिसके ना अब का पता ना बाद का पता, तो क्या ही उसके आँखों में कुछ हलचल होगी। माथा जैसे अभी से झुर्रियाँ खा रहा है। वह हमें न देख पाया, वह जैसे कुछ भी न देख रहा था, न नीचे की धरती, न ऊपर चारों ओर फैला हुआ कोहरा, न सामने का तालाब, और न ही एकाकी दुनिया। एकाकी मतलब अकेलेपन से भरी हुई दुनिया। वह बस अपने निकट वर्तमान को देख रहा था। वर्तमान मतलब प्रेजेंट को बस देखता चला जा रहा था। मित्र ने आवाज़ दी, जो ये दोनों दोस्त बैठे थे ना, लेखक और उसका मित्र, तो
यही सब देख रहे थे, तो उसको ऐसे देखा कोई लाचार सा बच्चा चले आ रहा है हमारी तरफ, कौन है क्या है कुछ उसका अता पता नहीं, ना कुछ कपड़े हैं ना कुछ और है। तो उसके मित्र ने आवाज़ दी, क्या बोला, ए। उसने अपनी सूनी आंखें फाड़ दी, मतलब सूनी आंखें मतलब उदास भरी आंखें, ऐसे वो देखने लग गया कि मेरे को कौन बोला, या तो वो अपनी दुनिया में खोए हुए जा रहा था, या फिर अचानक से उसको वो आवाज़ सुनाई दी तो उधर देखने लग गया। दुनिया सो गई, तू ही क्यों घूम रहा है। बालक मूक, मतलब बच्चा जो था सुनकर भी, उनकी लेखक की बात सुनकर भी चुप रहा, फिर भी बोलता हुआ सा चेहरा लेकर खड़ा रहा, मतलब ऐसे लग रहा था जैसे कुछ बोलेगा वो। ठीक है, तो जो लेखक के मित्र हैं वो पूछ रहे हैं कहाँ सोएगा। फिर वो बच्चा बोलता है यहीं कहीं। फिर वो मित्र बोलते हैं कल कहाँ सोया था। तो बच्चा बोलता है दुकान पर। फिर वो मित्र बोलते हैं आज वहाँ क्यों नहीं, मतलब कल दुकान पर सोया था तो आज वहाँ क्यों नहीं सो रहा तुम। तो बच्चा बोल रहा है नौकरी से हटा दिया। क्या क्या नौकरी थी। सब काम 1 रुपया और जूठा खाना, मतलब सब काम करना और बदले में, उस नौकरी के बदले में 1 रुपया और जूठा खाना मेरे को मिलता था। तो फिर वो जो लेखक के मित्र है पूछते हैं, उससे क्वेश्चन करते हैं फिर नौकरी करेगा। तो वो बच्चा बोलता है हाँ। तो फिर वो बोलते हैं बाहर चलेगा। तो बच्चा बोलता है हाँ। आज क्या खाना खाया। बच्चा बोलता है कुछ नहीं। अब खाना मिलेगा। फिर बच्चा बोलता है नहीं मिलेगा। फिर पूछा जाता है उससे यूं ही सो जाएगा। तो बच्चा बोलता है हाँ। फिर उससे क्वेश्चन किया जाता है कहाँ। फिर बच्चा बोलता है यहीं कहीं। फिर उससे क्वेश्चन किया जाता है इन्हीं कपड़ों में। अब जो बालक है फिर आंखों से बोलकर मुंह खड़ा रहा, मतलब ऐसा लग रहा है कि वो आंखों से तो जवाब दे रहा है लेकिन फिर वो चुप हो गया। आंखें मानो बोलती थी। क्या बोलती थी कि यह भी कैसा मूर्ख प्रश्न है, अगर मेरे पास और कपड़े होते तो मैं पहन के नहीं घूमता, मेरे पास तो यही कपड़े हैं तो इन्हीं कपड़ों में सोऊंगा। फिर उससे प्रश्न पूछा जाता है माँ बाप हैं। तो बच्चा बोलता है हाँ। फिर पूछा जाता है कहाँ। फिर वो बच्चा बोलता है 15 कोस दूर गांव में। फिर उससे क्वेश्चन किया जाता है तू भाग आया। बच्चा कहता है हाँ। फिर पूछा जाता है उससे क्यों क्यों भाग आया तू। तो फिर वो जवाब देता है मेरे कई भाई बहन हैं सो भाग आया। वहाँ काम नहीं रोटी नहीं, बाप भूखा रहता है और माँ भूखी रहती थी रोती थी सो भाग आया। एक साथी था, एक साथी और था, उसी गांव का था, मुझसे बड़ा, दोनों साथ यहाँ आए, वह अब नहीं है। फिर उससे क्वेश्चन पूछा जाता है कहाँ गया। फिर वो बच्चा बोलता है मर गया। फिर बस जरा सी उम्र में ही इनकी मौत से पहचान हो गई, मुझे अचरज हुआ। पूछा मर गया। हाँ साहब ने मारा तो मर गया। फिर उससे क्वेश्चन किया जाता है अच्छा हमारे साथ चल। वह साथ चल दिया। लौट कर हम वकील दोस्त के होटल पहुंचे। वकील साहब होटल के कमरे से उतरकर आए, मतलब वकील साहब के होटल पे जाके वकील साहब को आवाज़ दी जाती है कि वकील साहब। फिर जो हैं वकील साहब वो अपने कमरे से उतर कर आते हैं। कैसे आते हैं, कश्मीरी दुसाला लपेटे थे। जो वकील साहब हैं वो कैसे उतरते हैं, कश्मीरी दुसाला लपेटे हुए, मोजे चढ़े पैरों में चप्पलें थी, स्वर में हल्की सी झुंझलाहट थी। क्यों थी, और कुछ लापरवाही भी थी। क्यों थी, क्योंकि ये दोनों दोस्त अभी तो आके गए थे, अभी फिर से आके मेरा गेट बजा दिया, इसलिए उनको सर्दी का मौसम था तो फिर क्यों आ गए, इस वजह से उनको थोड़ी झुंझलाहट महसूस हुई। फिर वकील साहब ने बोला ओहो, फिर आप कहिए। आपको नौकर की ज़रूरत थी ना, देखिए यह लड़का है। वकील साहब बोलते हैं कहाँ से लाए, इसे आप जानते हैं। फिर वो दोनों दोस्त में से एक बोलता है जानता हूँ, यह बेईमान नहीं हो सकता। फिर वो वकील साहब कहते हैं अजी ये पहाड़ी बड़े शैतान होते हैं, बच्चे बच्चे में अवगुण छिपे रहते हैं। अवगुण मतलब बुराइयाँ, दोष। ठीक है, तो बच्चे बच्चे में अवगुण छिपे रहते हैं। आप भी क्या अजीब है, उठा लाए कहीं से, लो जी यह नौकर लो।
फिर उनको वकील साहब को बोलते हैं, मानिए तो यह लड़का अच्छा निकलेगा। फिर वकील साहब कहते हैं, आप भी जी बस खूब हैं, ऐरे गैरे को नौकर बना लिया जाए और अगले दिन वह न जाने क्या क्या लेकर चंपत हो जाए। चंपत हो जाए मतलब गायब हो जाए। आप मानते ही नहीं हैं, मैं क्या करूं। फिर वकील साहब बोलते हैं, माने क्या खाक, आप भी जी अच्छा मजाक करते हैं। अच्छा, अब हम सोने को जाते हैं। और वह 4 रुपया रोज के किराए वाले कमरे में सजी मसहरी पर सोने झटपट चले गए। मसहरी मतलब होता है मॉस्किटो नेट, मच्छरदानी जो होती है, उसमें सोने के लिए चले गए। बालक कुछ ठहरा। बालक को लगा कि शायद नौकरी पे रखेंगे कि नहीं रखेंगे, तो वो इनका इंतज़ार कर रहे थे कि हाँ बोलेंगे कि ना बोलेंगे। तो कुछ देर तो ठहरा। मैं असमंजस में रहा। असमंजस मतलब कन्फ्यूज़न में। तब वह प्रेत गति से एक और बढ़ा और कुहरे में मिल गया। मतलब बच्चे को पहले तो वो ठहर के इंतज़ार कर रहा था कि मेरे को नौकरी देंगे कि नहीं देंगे, क्या बोलते हैं, तो वो थोड़ा कन्फ्यूज़न में रहा। और फिर उसको लगा कि हाँ भाई, ये नहीं रखने वाले हैं मेरे को, ठीक है, कोई मेरे को नौकर के रूप में नहीं रखने वाले हैं वकील साहब। तो वह एक जैसे प्रेत गति क्या होती है, जैसे गोस्ट, जो भूत प्रेत होते हैं, गोस्ट जो होते हैं, उसकी स्पीड से, जैसे मूवीज़ में, फिल्मों में, ये टीवी वगैरह में दिखाया जाता है ना, रियल तो किसी ने भी नहीं देखा है लेकिन एक ऐसे दिखाया जाता है। तो प्रेत गति से कुहरे में मिल गया, मतलब दौड़ के वो चला गया, तो कुहरे में वो भी फिर दिखना बंद हो गया था। हम भी होटल की ओर बढ़े। हवा तीखी थी, तीखी मतलब शार्प, ऐसी हवा जो एकदम चुभने वाली फील हो। हमारे कोटों को पार कर बदन में तीर सी लग रही थी, मतलब इतनी ठंड, इतनी तेज हवा कि जो पहने हुए कोट थे वो भी फेल हो रहे थे, मतलब उसमें से भी सर्दी अंदर जा रही थी। सिकुड़ते हुए मित्र ने कहा, भयानक शीत है, मतलब बहुत ज़्यादा ठंड है, उसके पास बहुत कम कपड़े हैं, ठीक है, मतलब सर्दी तो बहुत ज़्यादा है और हमारे पास कपड़े बहुत कम। फिर सॉरी, उसके पास कपड़े बहुत कम, उसके पास मतलब उस बच्चे के पास में। तो बोला कि यह संसार है यार, मैंने स्वार्थ की फिलोसफी सुनाई, चलो पहले बिस्तर में गर्म हो लो, फिर किसी और की चिंता करना, ठीक है। तो स्वार्थ की फिलोसफी क्या होता है, मतलब स्वार्थ की फिलोसफी ये होती है कि ऐसी सोच जिसमें व्यक्ति सिर्फ अपना ही फ़ायदा पहले मतलब देखता है, ठीक है, अपना फ़ायदा पहले देखा जाता है, फिर दूसरों के बारे में सोचता है वो, तो इसी को बोला जाता है स्वार्थ की फिलोसफी। उदास होकर मित्र ने कहा, स्वार्थ जो कहो, लाचारी कहो, निठुराई कहो या बेहयाई कहो। बेहयाई मतलब बेशर्मी, निठुराई मतलब जिसके ऊपर कोई दया ना आती हो, ठीक है, जिसका मन बहुत कठोर हो, तो उसको निठुराई बोलेंगे। बेहयाई मतलब बेशर्मी बोलेंगे। तो जो कुछ भी कहो, लेकिन कुछ तो है। ये कौन बोल रहा है, लेखक का मित्र। दूसरे दिन नैनीताल स्वर्ग के किसी काले गुलाम पशु के दुलार का वह बेटा, वह बालक निश्चित समय पर हमारे होटल डी पव में नहीं आया, ठीक है। हम इंतज़ार कर रहे थे कि भाई शायद वो जो बच्चा है वो आएगा सुबह में, लेकिन वो जो बच्चा है, इनके होटल का नाम दिया गया होटल डी पव, उसमें वो बच्चा आया ही नहीं। हम अपनी नैनीताल सैर खुशी खुशी ख़त्म कर चलने को हुए, मतलब ऐसे लगा कि वो बच्चा भी शायद कुछ सीरियस नहीं लिया होगा, और हम अपना जो सैर करने के लिए आए थे, घूमने के लिए आए थे, तो सैर करते हुए, अपनी सैर को ख़त्म करते हुए हम वापस चलने को हुए। उस लड़के की आस लगाए बैठे रहने की ज़रूरत हमने न समझी, क्योंकि हमें लगा उस लड़के को जब इतना इंटरेस्ट नहीं है काम करने में, तो हम भी क्या ही सोचें। आस मतलब होता है उम्मीद। तो उस लड़के की जो उम्मीद लगाए हम बैठे थे, उसकी ज़रूरत हमको अब नहीं लग रही थी, ठीक है, ज़रूरत हमने नहीं समझी थी। मोटर में सवार होते ही यह समाचार मिला। क्या समाचार मिला, जैसे ही वो मोटर में सवार हुए जाने के लिए, वापस जाने के लिए, तो उनको एक समाचार मिलता है। क्या समाचार मिलता है कि पिछली रात एक पहाड़ी बालक सड़क के किनारे पेड़ के नीचे ठिठुर कर मर गया। मतलब ये कौन से बच्चे की बात हो रही है, ये उसी बच्चे की बात हो रही है जो 10-12 साल का बच्चा था, जिसके पास कपड़े नहीं थे, ठीक है, जिसके पैरों में जूते नहीं थे। तो ये खबर उनको मिलती है कि वो पेड़ के नीचे ठिठुर कर मर गया।
मरने के लिए उसे वही जगह है, वही 10 बरस की उम्र और वही काले चिथड़ों की कमीज मिली। मतलब उसका भाग्य तो देखो, उसको मरने के लिए क्या, मरते मरते भी क्या मिला, मतलब जीते जी तो कुछ अच्छा मिला ही नहीं, मरते मरते भी उसको क्या मिला, वही जगह है, मतलब ठंड भरी जगह है, और वही सिर्फ 10 साल तक, 10 बरस मिले ना उसको जिंदा रहने के लिए, जिंदगी जीने के लिए। तो इसीलिए लिखा है वही 10 बरस की उम्र और वही काले चिथड़े, चिथड़े मतलब क्या होता है, कपड़े, काले चिथड़े की कमीज मिली उसको, ठीक है। तो उसके पास उसका भाग्य इतना खराब था कि उसके अंत समय तक भी उसको कोई सुख नहीं मिला। आदमियों की दुनिया ने बस यही उपहार उसके पास छोड़ा था। इस समाज में, इस दुनिया में बहुत सारे अच्छे पदों पर लोग हैं, मतलब थोड़ा है, जैसे कुछ बहुत अमीर होते हैं, कुछ मीडियम होते हैं। अगर चाहे तो हम एक दूसरे की सहायता करके हम बराबरी से रह सकते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, उसको उसके भाग्य के भरोसे छोड़ देते हैं। फिर वो आगे लेखक कहते हैं, पर बतलाने वालों ने बताया कि गरीब के मुंह पर, छाती, मुट्ठियों और पैरों पर बर्फ की हल्की सी चादर चिपक गई थी। मानो दुनिया की बेहयाई ढकने के लिए प्रकृति ने ही शव के लिए सफ़ेद और ठंडे कफन का प्रबंध कर दिया था। मतलब कि ये जो निर्मम इंसान हैं, बेशर्म और बेदर्दी जो इंसान है समाज के लोग, उन्होंने तो जीते जी उसको कुछ नहीं दिया, तो प्रकृति को ही ऐसे बेदर्दी दुनिया की बेशर्मी छुपाने के लिए प्रकृति ने ही, शव मतलब क्या होता है, मृत शरीर, मरा हुआ शरीर, प्रकृति मतलब नेचर, तो नेचर ने ही उसके लिए एक कफन का प्रबंध कर दिया था। कौन सा कफन, जो एक ठंडा उधर मौसम था ना, तो उधर हल्की हल्की वो उसके अंदर, कोहरे के अंदर हल्की हल्की जो बारिश की कुछ कुछ क्या है, बारिश की बूंदें बारिश की बूंदें नहीं, ओस की बूंदें हैं, या फिर बर्फ़ की जो एक चादर जैसी बन जाती है, ठीक है। बहुत अधिक कोहरा होने पर ठंड के कारण एक बर्फ़ की चादर सी जम जाती है, तो वही चादर उस बच्चे के ऊपर प्रकृति ने डाल दी थी, ताकि क्या, एक कफन का प्रबंध किया जा सके। तो यही जनेंद्र कुमार जी द्वारा रचित कहानी है। तो ये लोगों के दिलों में क्या जगाती है, एक दया की भावना, समाज में ऐसे, मतलब लोगों को एक संदेश देती है, लोगों को संदेश देती है कि समाज में जो ऐसे लोग हैं, ठीक है, ज़रूरतमंद जो लोग हैं, तो हमें उन पर उनके भाग्य के भरोसे न छोड़कर कुछ मदद करने की कोशिश करनी चाहिए। आई होप आपको यह कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। बहुत ही मार्मिक कहानी है ये, दिल को छू लेने वाली कहानी है। तो आप इस कहानी के लिए एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। व्यूज़ तो इस पर बहुत आते हैं, लेकिन लाइक्स नहीं आते हैं। इसका मतलब देखा तो जाता है वीडियो, लेकिन लाइक नहीं किया जाता है। तो प्लीज़ आप लाइक भी कीजिए। ओके, थैंक यू।